हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो में अपना हम आगे का सफ़र शुरू करते हैं, जो बुक समरी है एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन अ हरी बाय नील डिग्रेसी टाइसन। इसके चैप्टर 4 की बिटवीन द गैलेक्सीज। फ्रेंड्स, नील डिग्रेसी टाइसन इस चैप्टर में हमें एक भ्रम से बाहर निकालते हैं। हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि गैलेक्सीज का स्पेस बीच से पूरी तरह से खाली होता है, पर ये सच नहीं है। इंटरगैलेक्टिक स्पेस में बहुत कुछ मौजूद होता है। गैसेस ऑब्वियस है, हम थोड़ा आईक्यू लगाएंगे तभी पता लग जाएगा, लेकिन प्लाज्मा, रेडिएशन और सबसे इम्पोर्टेंट इनविजिबल डार्क मैटर और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन जैसी चीज़ें, बहुत कुछ वहाँ पर मौजूद होता है। और ये चैप्टर हमें बताता है कि गैलेक्सीज सिर्फ एक आइसोलेटेड आइलैंड ही नहीं है, बल्कि बहुत बड़े कॉस्मिक वेब का पार्ट है, उसके ऊपर रखे हुए नोड्स हैं। फ्रेंड्स, नील हमें सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं कि एक गैलेक्सी अरबों खरबों तारों से, गैस, डस्ट क्लाउड और डार्क मैटर से बनी होती है। हमारी मिल्की वे में ही लगभग 100 से 400 अरब के बीच में तारे हैं। फ्रेंड्स, यूनिवर्स में ऑब्जर्वेबल गैलेक्सीज की संख्या लगभग 2 ट्रिलियन तक बताई जाती है, लेकिन असल स्टोरी इन गैलेक्सीज के बीच में खाली जगह में छिपी हुई है। इंटरगैलेक्टिक मीडियम। फ्रेंड्स, गैलेक्सीज के बीच में का स्पेस बिल्कुल खाली नहीं है। वहाँ पर डिफ्यूज्ड गैस मौजूद है, मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम, जिससे हमारा यूनिवर्स ज़्यादातर बना ही है। ये गैस बहुत थिन है। मान के चलिए कि 1 क्यूबिक मीटर के अंदर सिर्फ एक एटम। हाई रेडिएशन की वजह से गैसेस यहाँ पर अक्सर आयनाइज्ड प्लाज्मा का रूप ले लेती है, और ये इंटर गैलेक्टिक मीडियम यूनिवर्स की केमिकल इवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। लेकिन फ्रेंड्स, बात आती है कि आखिर हमें पता कैसे है कि वो एक्चुअल में यहाँ पर है। पिछले चैप्टर को अगर हम याद करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हमने थोड़ा बहुत समझा था। एस्ट्रोनॉमर्स ने जब इंटरगैलेक्टिक स्पेस को स्टडी करने के लिए लाइट का यूज़ किया, तब वहाँ पर दूर जो क्वासार्स हैं या ब्लैक होल से लाइट तो नहीं, क्वासार से जो लाइट हमारे पास आती है, वहाँ हमें समझ में आता है कि उसके बीच में जो मौजूद गैस है, वो उस लाइट के कुछ स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्व कर लेती है, और यही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कुछ स्पेसिफिक लाइंस को छोड़ता है। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री पढ़ी हो तो वहाँ पर लाइमन अल्फा फॉरेस्ट जैसा कुछ ज़रूर आपको ध्यान आ रहा होगा। इन लाइन से हमें इंटरगैलेक्टिक स्पेस की डेंसिटी, टेम्परेचर और डिस्ट्रीब्यूशन का एक अच्छा खासा अंदाज़ा मिल जाता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लाइट फिर से हमारा वही मैसेंजर बना है जो गैलेक्सीज के बीच के हिडन वर्ल्ड को रिवील करता है। फ्रेंड्स, कॉस्मिक वेब, द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर। कंप्यूटर सिमुलेशन और ऑब्जर्वेशन से हमें पता लगा है कि यूनिवर्स रैंडम नहीं है, बल्कि एक कॉस्मिक वेब स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, एक तरह का मकड़ी का जाला। फ्रेंड्स, गैलेक्सीज यहाँ क्लस्टर्स और फिलामेंट्स के रूप में अरेंज्ड है, और इनके बीच की खाली जगह, जिन्हें हम वॉइड्स भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये मकड़ी का जाला मेनली डार्क मैटर के ग्रेविटेशनल पुल से बना है। नील इसे बहुत सिंप्लीफाई वे में समझाते हैं। जस्ट इमेजिन यूनिवर्स एक बहुत बड़ा मकड़ी का जाला है, और गैलेक्सी उसी जाले यानी उसी वेब पर चमकते हुए मोतियों की तरह है। फ्रेंड्स, गैलेक्सीज अकेली तो होती नहीं है कभी भी। गैलेक्सी क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स के रूप में पाई जाती हैं। इवन हमारी मिल्की वे भी एक लोकल ग्रुप का हिस्सा है। इसके आसपास एंड्रोमेडा और ऐसी ही 50 के करीब, 50 से ज़्यादा छोटी बड़ी गैलेक्सीज हैं। हमारे लोकल ग्रुप को वर्गो सुपर क्लस्टर कहते हैं। और फ्रेंड्स, अभी रिसेंट स्टडीज से हमें पता लगा है कि हम एक और भी बड़े सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जिसे लनाइकिया सुपर क्लस्टर कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है कि कॉस्मिक स्केल पर भी गैलेक्सीज कम्युनिटीज में ही रहती हैं। गैलेक्टिक इंट्रैक्शन एंड कोलिजन। फ्रेंड्स, गैलेक्सीज कभी भी स्टैटिक नहीं रहती, वो कॉन्स्टेंटली मूव करती है और आपस में इंटरेक्ट भी करती हैं। ग्रेविटी की वजह से गैलेक्सीज एक दूसरे की तरफ खिंचती हैं, और जब कोलाइड करती हैं तो स्टार्स बहुत मुश्किल से ही कोलाइड करते हैं, क्योंकि स्टार्स के बीच का अपना स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वो मर्ज कर जाती हैं। लेकिन वहां पर गैस और डस्ट क्लाउड आपस में इंटरेक्ट होकर नए स्टार फॉर्मेशन को ट्रिगर करते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो अगर थोड़ा भी आपको फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट है, तो मिल्की वे
और एंड्रोमेडा गैलेक्सी लगभग 4 अरब साल बाद आपस में कोलाइड होंगे। उस नॉट एग्जैक्टली कोलाइड वर्ड कहना ठीक नहीं होगा, ये दोनों गैलेक्सीज आपस में मर्ज हो चुकी होंगी और एक जायंट एलिप्टिकल गैलेक्सी बनाएंगी। गैलेक्टिक कॉलिजन कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन नहीं होता, बल्कि एक तरह की ट्रांसफॉर्मेशन ही लाती है, वहां नए स्टार्स बनने का मौका मिलता है। फ्रेंड्स, डार्क मैटर इन बिटवीन द गैलेक्सीज चैप्टर का बहुत बड़ा हिस्सा इसी डार्क मैटर पर है। हमारे यूनिवर्स का जो रेगुलर या नॉर्मल मैटर हम जिसे कह सकते हैं वो सिर्फ 5% है, और लगभग 27% जो इनविजिबल मैटर है जिसे हम डार्क मैटर के रूप में जानते हैं। अब हमें मतलब डार्क मैटर उसे क्यों कहते हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह से कोई इंटरेक्शन नहीं करता। सिर्फ एक ही इंटरेक्शन है जिससे हमें उसकी प्रेजेंस का पता लगता है, वो है फ्रेंड्स ग्रेविटेशनल पुल। डार्क मैटर गैलेक्सीज को अक्सर होल्ड करते हैं और कॉस्मिक वेब स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इस बात के सबूत क्या है कि डार्क मैटर होता है? अगर आपने मेरी पिछली कुछ वीडियोस देखी होंगी तो ग्रेविटेशनल रोटेशन को वहाँ मैंने अच्छे से समझा रखा है। फ्रेंड्स, जब गैलेक्सी रोटेट करती है तो आउटसाइड के जो तारे हैं उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि ग्रेविट रोटेशन की वजह से गैलेक्सी की शेप डिस्टॉर्ट नहीं होती, वो इंटैक्ट रहती है। यानी आउटसाइड गैलेक्सी के बाहर की तरफ हम कह सकते हैं कि वहाँ पर मास ज़्यादा होना चाहिए, इसी वजह से वहाँ पर तारे वो शेप जो गैलेक्सी की शेप है वो इंटैक्ट रहती है। दूसरा सबसे बड़ा एविडेंस है फ्रेंड्स ग्रेविटेशनल लेंसिंग। जब हम दूर गैलेक्सीज को देखते हैं तो उसके पीछे से आने वाली लाइट वो ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से बेंड होती है, जो एक और सबूत है डार्क मैटर के होने का। फ्रेंड्स, गैलेक्सीज के बीच का स्पेस एक्चुअल डार्क मैटर से ही डोमिनेट होता है। फ्रेंड्स, इंटरगैलेक्टिक स्पेस की स्टडी में क्वासार्स और ब्लैक होल्स ये बहुत मदद करते हैं, क्योंकि क्वासार्स बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं क्योंकि उनके सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल मैटर को बहुत तेज़ी से एक्सरलेट कर देता है। उनकी लाइट इंटरगैलेक्टिक मीडियम से होकर गुजरती है और हमें उस इंटरगैलेक्टिक स्पेस के बारे में बहुत कुछ बताती है। ब्लैक होल्स देमसेल्व्स भी गैलेक्सीज की इवोल्यूशन और क्लस्टरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फ्रेंड्स, नील हमें इस चैप्टर के लास्ट में ये समझाते हैं कि गैलेक्सीज के बीच के स्पेस को समझना इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये हमें बताता है कि मैटर यूनिवर्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की मिस्ट्री इसी स्केल पर ज़्यादा क्लियर होती है। कॉस्मिक वेब यूनिवर्स की एक स्केलेटन है, कह सकते हैं उसी स्केलेटन पर हमारा पूरा यूनिवर्स बना है। ये हमें बताता है कि गैलेक्सीज आइसोलेटेड नहीं बल्कि इंटरकनेक्टेड है। आई होप फ्रेंड्स चैप्टर 4 आपको ज़रूर ये पसंद आया होगा। आज मेरी छोटी सी प्रेजेंटेशन, उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। आपके कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।